हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में धातु और अधातु के रासायनिक गुण जो कि क्या था, जल से अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सोडियम क्या था, एक अधिक अभिक्रियाशील था, तीव्रता से अभिक्रिया करता था जल और ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम मिट्टी के तेल में रखते थे। आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता था और अधातु में फॉस्फोरस था, वो क्या था, वायु के साथ अधिक सक्रिय था, तो हमने उसको क्या किया, जल के साथ डुबो कर रखा था। ठीक है, तो बेटा आज हम अम्लों से अभिक्रिया पढ़ेंगे कि धातु और अधातु अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बेटा वीडियोस को अच्छे से और पूरा देखा करो। ठीक है, आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो क्रियाकलाप 4.6 देखते हैं बेटा। सारणी 4 सावधानी परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखें। हमेशा बेटा कोई भी हम मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते हैं या परीक्षण करते हैं तो हमेशा हमें अपने सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ऐसे ही इसीलिए हमें बताएगा, क्योंकि वो क्या है, अम्ल है। तो परखनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परखनली पकड़ने के लिए परखनली होल्डर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातु और अधातु, जो बेटा इस सारणी में दिए गए हैं धातु और कुछ अधातु, ठीक है, के नमूनों को पृथक यानी कि अलग अलग परखनलियों में लिया और उन्हें क्या किया, हमने A, B, C, D और F से चिन्हित कर दिया ताकि हमें पता रहे कौन किस में क्या है। फिर ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 ml, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला। अब बेटा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्यों डाला, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं धातु और अधातु की। ठीक है, तो फिर अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक हमने परीक्षण किया। यदि विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परखनली को हल्का गर्म करिए। अगर बेटा हमें लग रहा है कि मतलब विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही तो हम परखनली को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं हल्का। ठीक है, फिर प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। फिर हम उन जैसे हमने थोड़ी बहुत गर्म की परखनली, उनके पास हम क्या लेके आए, माचिस की तीली। तो बेटा हमने फिर क्या देखा कि यही क्रियाकलाप हमने बेटा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी किया। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी किया। ये दोनों बेटा क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेटा कुछ मात्रा में हमारे अमाशय के अंदर भी पाया जाता है, जैसा कि आप अपने 7th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इन दोनों अम्ल के साथ हमने तनु अम्ल के, और तनु क्या होता है बेटा, ये तनु होता है कि जैसे हमने अम्ल लिया कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक, उसको हमने जल के साथ मिलाया। ठीक है, लेकिन कितनी मात्रा में, तुम ऐसे सोच सकते हो कि तुमने 1 गिलास जल लिया, उसमें तुमने 2 चम्मच क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाता है, तनु, क्योंकि उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, जल की। जब जल की मात्रा ज़्यादा होती है या किसी और की जिसमें हम किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, तनु। ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा होती जल की बजाय तो वो क्या हो जाता बेटा, तनु नहीं रहता वो। ठीक है, तो बेटा हमने इन दोनों के साथ परीक्षण किया और अपने परीक्षण को हमने सारणी 4.5 में लिखा। ठीक है, तो फिर हमने क्या नोटिस किया, क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परखनलियों में के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में क्या हुआ था बेटा, पोप ध्वनि की आवाज़ आई थी, एकदम से पोप ऐसे साउंड सुनाई दी। ठीक है, तो कुछ परखनलियों में ऐसा हुआ, कुछ में नहीं। तो आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये बेटा ऐसा क्यों हुआ कि कुछ में तो पोप ध्वनि की आवाज़ आई और कुछ में नहीं, क्योंकि बेटा अधातु जो होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु जो धातु होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते। तो बेटा जो वो पोप ध्वनि की आवाज़ उत्पन्न हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, हाइड्रोजन गैस की वजह से। ठीक है, तो पोप ध्वनि के साथ जलती है वो। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। तो बेटा जो कॉपर धातु है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, से गर्म करने के बाद भी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, परंतु क्या होता है, यही कॉपर क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4
इन दोनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील या फिर सक्रिय बोल दो, ठीक है, बोल सकते हो कि सक्रिय जो अम्ल है वो कौन सा, H2SO4, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ क्या सीखा कि धातुएं क्या करती हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और पोप ध्वनि यानी कि पोप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं अक्षारों से अभिक्रिया। अब अक्षारों से अभिक्रिया के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अक्षार। तो एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाने, तनु विलयन बनाने के लिए, ताज़ा विलयन बनाने के लिए 3-4 टिक्कियाँ ली हमने, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और उसको क्या किया, 5 ml जल में घोलकर उसका विलयन तैयार कर लिया, ठीक है। अब बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या अक्षार है, ये कैसे पता चला, 7th में भी तुमने पढ़ा होगा। बेटा इसको याद करने का एक तरीका है आसान सा, कि जिसके भी पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है यानी कि OH यौगिक जो लगा होता है कंपाउंड, OH जो होता है बेटा, ये किसको दर्शाता है कि ये क्या है, अक्षार है ये, ठीक है। तो वो पदार्थ क्या है, अक्षार। तो हमने इस अक्षार की 3-4 टिक्कियों को जल में घोलकर एक विलयन बना लिया और फिर इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डाला। हमने इसमें क्या डाला, एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा। एल्यूमिनियम की पन्नी क्या होती है बेटा, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, जैसे हमने वो टुकड़ा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाए। फिर हमने क्या किया कि माचिस की तीली को लेकर आए, यहाँ पे क्या किया, उसके मुंह के निकट लगाया और ध्यान से प्रेक्षण किया। और बेटा एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, तो इसमें भी क्या होता है बेटा, ये पोप ध्वनि को दर्शाती है। क्या ये पोप ध्वनि को दर्शाती है, पहले की तरह पोप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। तो बेटा अक्षार के अंदर भी धातु क्या करते हैं, अक्षार से भी अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि पोप ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है। या फिर वो पोप ध्वनि जो होती है वो क्या दर्शाती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और अधातुओं की अक्षारों के साथ अभिक्रिया जटिल है। यानी कि बेटा अधातु क्या करते हैं, अक्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते, उसकी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल होती है, वो तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ यहीं तक पढ़ना है कि क्या करते हैं, अम्ल के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं और अधातुएं सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती, और पोप ध्वनि के साथ क्या हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही अक्षारों के साथ भी क्या होता है, धातुएं अभिक्रिया करती हैं और पोप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, लेकिन अधातु अक्षारों के साथ अभिक्रिया जटिल होती है, नहीं करती तो नहीं कह सकते, लेकिन जटिल होती है, तो वो तुम्हें पढ़ना है नहीं। तो बेटा इस वाली वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे कि धातु और अधातु अम्ल और अक्षारों के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें ये समझ आ गया होगा। अगर बेटा आपको ये समझ नहीं आया या फिर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो बेटा पहले उन वीडियोस को देखो ताकि तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ सके, और इनकी प्रैक्टिस किया करो लिख कर, क्योंकि हर एक लाइन का एक अपना महत्व है, ठीक है। लिखा करो कि कौन सा धातु और कौन सा अधातु कैसे अभिक्रिया करता है, कितना मतलब कि अभिक्रियाशील है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, वायु के साथ अभिक्रिया करता है, या किसको किस में रखा जाता है, कौन कठोर है, कौन नरम है, कौन किसका अपवाद है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। जो चीज़ें मतलब धातु के कुछ गुण हैं, जैसे तुम्हें बताया था कि कठोर है ये है, लेकिन क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा कि धातु कठोर होती हैं कैसी। क्वेश्चन बनेगा कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी धातु होती है जो कठोर नहीं होती, तो आप उनका नाम बताइए। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं। और ये बोला जाता है धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है जो क्या होती है, कमरे के तापमान पर भी कैसी होती है, द्रवावस्था में होती है, तो वो कौन सी है। या फिर इस धातु का प्रयोग कहाँ पर होता है, या फिर पोप साउंड किसको दर्शाती है, हाइड्रोजन गैस को दर्शाती है। या फिर बेटा ये पूछ सकते हैं कि धातु की प्रकृति, जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उन ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, या फिर अधातुओं की ऑक्साइडों की प्रकृति। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, तुम्हें एक एक लाइन को अच्छे से समझना। मैंने इसलिए डिटेल में तुम्हें बताया कि तुम्हें ये समझ में आए कि तुम चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें लर्न क्या करना है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो तब तक के लिए अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।